नमस्कार बंधुओं, मैं अजय कुमार मित्तल, भारत देश के उत्तर प्रदेश प्रांत का जनपद हापुड़ का एक निवासी और मैं अपने जीवन की एक जैसी कुछ छोटी-छोटी उपलब्धियां आपसे साझा करने जा रहा हूं। मेरा विश्वास है और मेरा ये दावा भी है कि जो मैं कृतियां आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये अभी तक विश्व पटल पर आज से पूर्व नहीं देखी गई हैं। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि इन कृतियों का, इस उपलब्धि का मेरी एक स्वयं की प्रतिभा से एक बहुत गहरा संबंध है। और वो प्रतिभा ये है कि जो कि मेरे बचपन से जुड़ी हुई है कि मुझे शुरू से ही सीधा और सुंदर लिखने का शौक़ रहा है, जो कि आज भी जीवित है। आज भी अगर मुझे कुछ लिखना होता है तो मैं लाइनदार पेपर की तुलना में प्लेन पेपर लेना पसंद करता हूँ और उस पर बिना लाइन खींचे सीधी रेखा में सुंदर, सीधे और सधे हुए अक्षरों से अपनी बात लिख लेता हूँ। और इसी प्रतिभा का मैंने इस्तेमाल इन उपलब्धियों में किया है। मुझे अपनी इस प्रतिभा पर इसलिए भी गर्व है कि मैं एक अध्यापक हूँ और मैंने अपने कार्यकाल में अपने वरिष्ठ साथियों को अपने सामने सेवानिवृत्त होते हुए देखा है। और जब जब विद्यालय परिवार ने उनकी सेवानिवृत्ति पर उनको सम्मानित किया है तो उनको दिए जाने वाले प्रशस्ति पत्र को लिखने का दायित्व मुझे सौंपा है। तो चलिए चरणबद्ध तरीके से आपके सामने इस रचना को, इस कृति को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रचनाएं अच्छी लगेंगी और आप प्रशंसा जरूर करेंगे। देखिए, आप ये एक लेमिनेटेड प्लेन पेपर देख रहे होंगे। ये कोई साधारण कागज़ नहीं है, बल्कि इस पर मैंने 2H और 4H पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए लगभग 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के एक लेंस का प्रयोग करते हुए जो हमारा ग्रंथ है भगवद गीता, उस गीता के 700 श्लोकों की 1400 पंक्तियाँ इस कागज़ पर लिखी हुई हैं। कागज़ की माप अगर देखें तो इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 22.3 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 446 वर्ग सेंटीमीटर में 167 लाइनों में मैंने भगवद गीता की 700 श्लोकों की 1400 लाइनें लिखी हुई हैं। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। ये जो भगवद गीता थी, इसका लेखन कार्य मैंने जनवरी 2015 में किया था और इसको लिखने में लगभग मुझको 20 दिन लगे थे। और इसी से प्रेरित होकर के फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक और बड़ा कार्य किया जाए। आप देख रहे होंगे इसमें अक्षरों के बीच में और लाइनों के बीच में काफ़ी गैप है, तो उस गैप की पूर्ति करते हुए अगर अक्षरों को और संकुचित किया जाए तो मैं इससे बड़ी रचना को इसी तरह के पृष्ठ पर लिख सकता हूँ। तो इस तरह का मनोभाव मेरे मन में आया। हमारी जो दूसरा ग्रंथ है रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास कृत, उस रामचरितमानस की सभी रचनाओं को एक पृष्ठ पर अंकित करने का निश्चय किया। अब आप देख रहे हैं कि कहाँ तो मैंने 446 वर्ग सेंटीमीटर पर केवल 700 रचनाएं लिखी थी, लेकिन जब मैंने रामचरितमानस के जो भीतर रचनाएं थी उनका विश्लेषण किया तो मैंने पाया कि वहाँ 5 प्रकार की रचनाएं हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि 48 श्लोक, 1170 दोहे, 84 सोरठे, 4635 चौपाइयाँ और 355.5 छंद मौजूद थे और हर रचना में 2-2 पंक्तियाँ। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जब गिना तो 12,585 पंक्तियाँ उसमें उपस्थित थीं। और उतनी सारी रचनाओं को लिखने के लिए तो मुझे बड़े पृष्ठ की आवश्यकता होती। तो फिर मैंने एक दूसरा विचार किया और वो ये कि अब की बार कागज़ का जो पृष्ठ था उसकी जगह मैंने जो हमारा सामान्य दर्पण होता है उसके पीछे एक ऑक्साइड परत होती है, उस परत को मैंने पृष्ठ के रूप में इस्तेमाल किया और पेंसिल की जगह मैंने सुइयों का प्रयोग किया। और बहुत बार अभ्यास करने के बाद मैंने इन सुइयों के छोटे छोटे पेन बनाए और उन पेनों के माध्यम से लेंस का प्रयोग करते हुए, यहाँ मुझे लेंस भी बदलना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत बारीक अक्षर लिखने थे, तो उन अक्षरों को देखने के लिए मुझे नज़रें और ज़्यादा नज़दीक लानी थी। तो उस हिसाब से मैंने अब की बार लेंसों का कॉम्बिनेशन बना करके एक कंबाइंड लेंस का प्रयोग किया और तब वो रचनाएं उकेरने का निश्चय किया। अब प्रश्न था कि वो प्लेट कितनी बड़ी ली जाए, तो मैंने ये पाया कि मुझे लगभग 750 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र की आवश्यकता होगी। तो मैंने शुरुआत में जो ये प्लेट आप देख रहे हैं इसका आकार पहले बड़ा था, लगभग 30.5 सेंटीमीटर लंबी और 25 सेंटीमीटर के करीब मैंने चौड़ी एक प्लेट ली और उस पर एक कोने से मैंने लिखना शुरू किया। ये लगभग ये समझिए कि फरवरी और मार्च के आसपास 2015 में मैंने प्रारंभ किया था। अच्छा, ये जो हमारी रामचरितमानस है इसमें 7 कांड हैं और पहला कांड आता है बाल कांड, जो अपने आप में सबसे बड़ा कांड है हमारा। और इसके बाद हमारा अयोध्या कांड, फिर उसके बाद हमारा अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड
फिर लंका कांड और अंत में उत्तरकांड। तो इस तरीके से 7 कांडों में हमारी जो ये रामचरितमानस है ये विभाजित है। तो शुरुआत में जब बालकांड हमने लिखना शुरू किया तो आप देखेंगे कि पहली लाइन में 15 रचनाएं बालकांड की आ गई, यानी कि लगभग 30 लाइनें मौजूद थी। और इससे उत्साहित होकर के मैंने उसी क्रम में लिखना शुरू करा। तो आप देखेंगे कि लाइनों के बीच में पर्याप्त गैप है। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आप उन अक्षरों को पढ़ सकते हैं, और अगर आपने कोई लेंस ले लिया, साधारण लेंस भी, तो आप उससे आराम से पढ़ सकते हैं। और लिखते लिखते आप देखेंगे इस प्लेट की 30.5 सेंटीमीटर लंबाई को घेरते हुए चौड़ाई में पूरा बालकांड 7 सेंटीमीटर में आ गया, और इस 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई में 129 लाइनें मौजूद हैं। और यदि हम औसत का हिसाब लगाएं तो इस प्लेट की एक लाइन में लगभग 31 पंक्तियां इसमें मौजूद हैं। लेकिन फिर भी इन लाइनों के बीच का गैप और अक्षरों के बीच का गैप देखते हुए मेरे मन में एक कसक थी कि इसको और कम किया जा सकता है, और वो मैंने अपना जो समाधान था वो मैंने अयोध्या कांड से पूरा करना शुरू किया। अयोध्या कांड में अक्षर मैंने और आपस में सटाए और लाइनों के बीच के गैप को बिल्कुल कम कर दिया, और अक्षरों को इस तरह से लिखता चला गया। आप देखेंगे इसमें अक्षर इस तरह से भिड़े हुए हैं कि जैसे इंद्रधनुष के रंग होते हैं कि एक रंग समाप्त भी नहीं होता तो वहीं दूसरा रंग शुरू हो जाता है। इस तरीके से मात्राएं, अक्षर एक दूसरे के बिल्कुल निकट लिखता चला गया। और जब अयोध्या कांड हमारा पूरा हुआ तो आप देखेंगे कि वो उसने केवल उसकी जो 3317 रचनाएं हैं वो मात्र 71 लाइन में आ गई। देखिए पूरा बालकांड वो हमारी रामचरितमानस का लगभग 32% भाग है, और उसने पूरी प्लेट का लगभग 44% एरिया घेर रखा है, क्योंकि वहाँ अक्षर खुले हुए थे। वहाँ औसत जो था वो मैंने बताया एक लाइन में रामचरितमानस की 31 पंक्तियों का था, लेकिन अयोध्या कांड में आकर के ये औसत 47 का हो गया, एकदम से 1.5 गुने से भी ज़्यादा हो गया। अरण्य कांड में ये औसत हमारा ये लगभग 43 का रह गया था, और किष्किंधा कांड में 39 का, और सुंदर कांड तक 43 का, यानी कि 40 के आसपास का औसत हमारा चलता रहा। और इस तरीके से अयोध्या कांड हुआ, फिर उसके बाद अरण्य कांड हुआ, फिर उसके बाद हमारा किष्किंधा कांड भी पूरा हो गया, और सुंदर कांड की लगभग 30 रचनाएं मैं लिख पाया था। ये दिसंबर 2015 की बात है। वहाँ तक लिखने के बाद एक छोटा सा व्यवधान बन गया था। जब अयोध्या कांड लगभग आधा ही हुआ था तभी एक बार एक चैलेंज आया मेरे सामने कि जो हमारी हनुमान चालीसा है उसको कितनी देर में लिख सकता हूँ। तो इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए मैंने हनुमान चालीसा लिखी इसी तरीके से। और आप देख रहे होंगे कि इसी तरीके की कांच की प्लेट है, और उसमें बीच में आपको काला सा चौकोर एक निशान दिखाई दे रहा है। तो ये निशान जो है वही अक्षर हैं हनुमान चालीसा के, और इसमें आप हनुमान चालीसा का शीर्षक बड़े आराम से पढ़ सकते हैं इसी वीडियो में। तो आप देखेंगे कि लगभग 1 वर्ग सेंटीमीटर आकार में, और मेरे हाथ पे रखी हुई आप देख सकते हैं कि उसने कितनी जगह घेर रखी है। मात्र 1 वर्ग सेंटीमीटर के लगभग क्षेत्र में ही हनुमान चालीसा की 20 चौपाई और 3 दोहे 1 घंटे में लिख दिए थे। और इसी से उत्साहित होकर जो मैंने भगवत गीता लिखी थी उसके प्रति एक भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों ना मैं उस कागज़ पर जो लिखी हुई गीता थी उसको और संकुचित रूप में इसी तरीके से प्लेट पर लिखूँ। क्योंकि लिखते लिखते मेरे को अभ्यास हो गया था, अक्षरों के बीच का गैप, अक्षरों की मोटाई और लिखने का तरीका, वो सब मुझको बहुत मैं अभ्यस्त हो चुका था। क्योंकि लगभग मैं अयोध्या कांड तक की 6000 के करीब पंक्तियाँ लिख चुका था। तो उस क्रम में मैंने भगवत गीता का भी लिखने का प्रण किया। और आप देख रहे होंगे प्लेट, एक चौकोर प्लेट, उसके भीतर फिर एक चौकोर काला सा क्षेत्र आपको नज़र आ रहा होगा। उस चौकोर क्षेत्र की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.15 सेंटीमीटर है, यानी कि लगभग 26 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्र में 90 लाइनों में मैंने अपनी भगवत गीता की 700 श्लोकों की 1400 पंक्तियाँ अंकित की गई हैं। और इस पूरे काम में मुझे लगभग 1 महीना लगा। और इसके बारे में तो दिसंबर के महीने में हमारे जो प्रिंट मीडिया है उसने अपने समाचार पत्रों में इसको काफ़ी प्रमुखता से जगह दी और हापुड़ की जनता को इससे परिचय कराया। तो मैं उन सभी समाचार पत्रों के पत्रकार बंधुओं का सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये भगवत गीता लिखने के बाद फिर मैंने अपना जो रामचरितमानस का अयोध्या कांड का मध्य था उसके बाद का काम लिखना शुरू किया। रामचरितमानस में एक शीर्षक देने के लिए मैंने लिखते लिखते ही बीच में एक 6.5 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा आकार का एक स्थान छोड़ दिया था, और इस तरह से निरंतर मैं लिखता चला गया था। लिखने में मैंने अपनी पत्नी का भी सहयोग लिया,
मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रश्मि मित्तल, उनका इतना सहयोग रहा कि उस समय तो वो रामचरितमानस की पंक्तियाँ बोलती थीं, और चूँकि मुझे अक्षर, अवधी भाषा के जो अक्षर थे, अवधी भाषा के शब्द, उनके बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, उन सब का मैं अभ्यस्त हो चुका था, तो रश्मि जी के बोलने के अनुसार मैं बिना देखे ही उन लाइनों को सीधा लिख लेता था, और कभी कभी तो मुझे लेंस की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और इस तरीके से सुंदरकांड की 30 रचनाएं लिखने के बाद में फिर एक लंबा ब्रेक आ गया, और उस ब्रेक के बाद अब जा कर के वर्ष 2020 में मार्च में, जब कोरोना वायरस के कारण हमारे देश में जब लॉकडाउन घोषित हुआ, तो उस लॉकडाउन में 27 मार्च से मैंने इस अधूरे काम को पूरा करना शुरू किया। 27 मार्च की सुबह 5:30 बजे मैंने अधूरे काम की पहली लाइन लिखी। तो वो क्रम चलता रहा, और सुंदरकांड की आप देखेंगे लगभग 43 के औसत से मेरा रचनाएं जो हैं वो पूरी हुई। इसका मैं बायोडाटा भी बताता हूँ। फिर उसके बाद लंका कांड लिखा, तो लंका कांड में आते आते अक्षरों का गैप और ज़्यादा इतना कम हो गया, और लाइनों के बीच का जो अंतराल था वो भी लगभग शून्य सा ही हो गया, कि सभी लाइनें एक दूसरे से सटी हुई थी, कि प्लेट की एक लाइन में हमारे लंका कांड की सभी रचनाओं का 62 पंक्ति का औसत आ गया, और जो बाद का उत्तरकांड है उसमें 59 का औसत है। आप समझ सकते हैं कि अक्षरों को कितना नज़दीकी से लिखा हुआ है। शुरुआत में जो बालकांड है उसे आप आंखों से पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आपको उत्तरकांड और लंका कांड देखने होंगे, पढ़ने होंगे, तो आपको हाई रेजोल्यूशन का जो माइक्रोस्कोप है, लेंस है, उसका इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरीके से ये रामचरितमानस लिखते लिखते 17 अप्रैल की रात 10:30 बजे ये कार्य मेरा पूर्ण हुआ, और इस काम में जो ये रचना है इसका मैं आपके सामने पूरा विवरण देना चाहता हूँ। कहाँ तो मैंने 750 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र का अनुमान लगाया था, लेकिन ये मेरा सारा काम इस प्लेट पर केवल 500 वर्ग सेंटीमीटर से भी कम स्थान में पूरा हो गया। तो बाकी का मुझे 250 वर्ग सेंटीमीटर का स्थान काटना था। तो जिन्होंने इस प्लेट को काटने में सहयोग किया, बल्कि काटा, तो उनका मैं बहुत विशेष आभारी हूँ, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। तो मैं आपको जानकारी दूँ कि जो बालकांड है वो इस प्लेट पर 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई में अंकित है। सभी कांड 30.5 सेंटीमीटर लंबाई में अंकित हैं, तो मैं उनकी चौड़ाई आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अयोध्या कांड 3.35 सेंटीमीटर लंबाई में है, और इस तरीके से उसमें 71 लाइनें अंकित हैं। अरण्य कांड केवल 0.9 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 17 लाइनों में अंकित है, जबकि किष्किंधा कांड 0.65 सेंटीमीटर की ऊंचाई में 10 पंक्तियों में अंकित है। सुंदरकांड अरण्य कांड की तरह से ही 0.9 सेंटीमीटर में पूरा है, और वो 16 लाइनों में अंकित है। लंका कांड 1.45 सेंटीमीटर में 27 लाइनों में, और उत्तरकांड 1.8 सेंटीमीटर की चौड़ाई में 30 लाइनों के साथ अंकित है। तो इस तरीके से ये लाइनों के अनुसार विभाजन है। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो मेरी 7 सेंटीमीटर की चौड़ाई में बालकांड की रचनाएं हैं, उसमें 18 पंक्तियां श्लोक की, 716 पंक्ति दोहे, 68 पंक्तियां सोरठे, और 2974 पंक्तियां चौपाई की, और 244 पंक्तियां छंद की मौजूद हैं। इसी तरीके से अयोध्या कांड की 3.35 सेंटीमीटर की चौड़ाई में 8 पंक्ति श्लोक की, 628 पंक्ति दोहे, 26 पंक्तियां सोरठे, 2599 पंक्तियां चौपाई, और 56 पंक्तियां छंद मौजूद हैं। अरण्य कांड की 0.9 सेंटीमीटर की चौड़ाई में 8 पंक्तियां श्लोक की, 100 पंक्तियां दोहे की, 16 पंक्ति सोरठे, 516 पंक्तियां चौपाई, और 93 पंक्तियां छंद की हैं। जबकि किष्किंधा कांड की 0.65 सेंटीमीटर की चौड़ाई में 8 श्लोक, 8 पंक्तियां श्लोक की, 62 पंक्ति दोहे, 4 पंक्तियां सोरठे, 293 पंक्ति चौपाई, और 22 पंक्ति छंद की मौजूद हैं। सुंदरकांड की 0.9 सेंटीमीटर की चौड़ाई में 12 श्लोकों की पंक्तियां, 124 पंक्ति दोहे, 2 पंक्ति सोरठे की, 526 पंक्ति चौपाई, और 24 पंक्तियां छंद की हैं। लंका कांड की 1.45 सेंटीमीटर की चौड़ाई में
8 पंक्ति श्लोक की, 300 पंक्ति दोहे, 18 पंक्तियाँ सोठे, 1143 पंक्तियाँ चौपाई और 196 पंक्तियाँ छंद की हैं। जबकि अंत में 1.8 सेंटीमीटर की चौड़ाई में उत्तरकांड में 34 पंक्ति श्लोक, 410 पंक्तियाँ दोहे की, 34 पंक्तियाँ सोठे की, 1219 पंक्तियाँ चौपाई और 76 पंक्तियाँ छंदों की मौजूद हैं। और इस तरीके से कुल मिलाकर के लगभग 16.05 सेंटीमीटर की चौड़ाई में ही पूरी रामचरितमानस लिखी हुई है। इसका अगर बीच में हम 6.5 वर्ग सेंटीमीटर का भी स्थान निकाल दें तो ये लगभग 485 वर्ग सेंटीमीटर के स्थान में 12,585 पंक्तियाँ हमारी रामचरितमानस की इस प्लेट पर आपको अंकित दिखाई देंगी। इसमें जो काटने के बाद लगभग 2-2.5 mm का स्थान शेष बचा, तो उसमें मैंने 0.1 सेंटीमीटर की चौड़ाई में थोड़ा सा मोटे आकार में रामायण जी की आरती अंकित की हुई है, वो आधी प्लेट तक है। और उसके आधे भाग में ये जो मैंने विवरण आपको बोला है, इसका संक्षिप्त विवरण वो उस प्लेट पर अंकित है। बीच का जो भाग है ये अपने आप में अद्भुत है। जो प्लेट में आप बीच में एक चौकोर काला सा स्थान देख रहे हैं, क्षेत्र देख रहे हैं चौकोर, ये 3 भागों में बटा हुआ है। और इसमें जो पहला भाग और तीसरा भाग वो एक समान चौड़ाई के हैं। इसमें पहले भाग में मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम रचयिता के रूप में, और तीसरे भाग में श्री रामचरितमानस शीर्षक को उकेर करके लिखा है। लेकिन जो बीच के भाग की माप है वो उसमें 1.75 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, यानी कि लगभग 1.75 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्र में आप यहाँ पर श्री राम दरबार देखेंगे। और इस दरबार में आप श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी, श्री सीता जी, श्री हनुमान जी और इनके अलावा ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, कार्तिकेय जी, वाल्मीकि जी और श्री गणेश जी। तो इस तरीके से बीच के क्षेत्र में 12 देवता विराजमान हैं। आप उन देवताओं के दर्शन करेंगे और इस तरीके से हमारी पूरी प्लेट पर श्री रामचरितमानस की जो रचनाएं हैं वो मैंने इस पर पूरी अंकित की। इस प्रयोजन में मैंने बहुत से लोगों से प्रत्यक्ष सहयोग लिया, जैसे कि मैंने कागज लिया या लेमिनेशन कराया या सुई ली या रेगमाल लिया, प्लेट ली। इस तरीके की जो सामग्री मैंने प्रत्यक्ष रूप से ली उनका मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। और कुछ ऐसी अप्रत्यक्ष शक्तियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ जो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बिना उनके सहयोग के, बिना उनकी शक्ति के मैं इस प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता था। उनके प्रति भी मेरा हार्दिक आभार है। मेरा बेटे हर्षल मित्तल ने मुझे तकनीकी रूप में सहयोग किया और मेरी धर्मपत्नी रश्मि मित्तल ने तो मुझे सहयोग भी किया और मेरा उत्साहवर्धन भी किया, तो उनका तो विशेष रूप से आभारी हूँ। इस तरीके से सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रचनाएं अच्छी लगी होंगी, आप इनकी प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद।